स्वागत करता हूं सभी प्यारे बच्चों का। बच्चों, ये आपका अपना चैनल है जिसका नाम है प्रमुख टीचर। यहाँ पे आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बच्चों, हम आपको अभी हाई स्कूल का जो बोर्ड का एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था उसका पेपर सोल्व करा रहे हैं। उसमें हमने 2-3 वीडियो पहले अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, और इस वीडियोज़ का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं उन सारे वीडियोज़ के लिंक दे दूंगा, और ऊपर आई बटन में भी मैं लगा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो सवाल बचे हुए हैं उनको सोल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो रह गया है अभी, तो उसको करते हैं। देखिए, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है तो आपको लगेगा कि ये कैसे सोल्व होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 90 सेमी लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो कोई एक खंभा है, इसके ऊपर बल्ब लगा हुआ है बच्चों। सपोज कहिए ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसके आधार से कोई लड़की दूर जा रही है। ये समझिए इधर की तरफ जा रही है कोई लड़की, है ना। ये कह रहा है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 सेकंड बाद मान लो यहाँ से लड़की यहाँ पे आई तो उसकी छाया तो बच्चों ऐसे बनेगी नीचे की तरफ। ये भाई बल्ब से रोशनी आ रही है, लड़की मान लीजिए यहाँ पे खड़ी है 4 सेकंड बाद, तो इसकी छाया नीचे की तरफ बनेगी, है ना। अब देखो, इसने कहा है 90 सेंटीमीटर लंबी एक लड़की है, तो 90 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये बल्ब की ऊंचाई दे रखी है 3.6 मीटर। 1.2 मीटर प्रति सेकंड, तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई। तो बच्चों, आप ये चित्र हमने बना दिया है। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं A, B, C, D और यहाँ पे E। सबसे पहले तो जो खंभे की ऊंचाई है यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जो जो चीज दी हुई है उसको लिख लीजिए। खंभे की ऊंचाई हमें दे रखी है 3.6 मीटर। तो हम इसको दशमलव हटाने के लिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन में दशमलव ना आए छात्रों, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मीटर की जगह सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो लड़की की ऊंचाई दे रखी है वो भी सेंटीमीटर में दे रखी है। तो 3.6 इंटू 100, भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर। इसके बाद लड़की की चाल हमें दे रखी है। लड़की की चाल, लड़की की चाल हमें दी है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे लिख देते हैं 1.2 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ से ये लड़की यहाँ तक आई है, तो चाल है कुछ, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड में कह रहा है। तो यहाँ पे बच्चों चाल दे रखी है, तो 4 सेकंड बाद ये लड़की यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे। 4 सेकंड में चली गई दूरी, भाई दूरी बराबर होता चाल गुणा समय, है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय से चाल है 1.2 मीटर प्रति सेकंड, और समय दे रखा है बच्चों कितना, 4 सेकंड। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4.8 मीटर ये दूरी आ गई, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4.8 गुणा 100
सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 480, एक अंक के जीरो लग जाएगा यहाँ पे, 480 सेंटीमीटर दूरी, जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे निकाल ली। तो ये जो BC दूरी है ये 480 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कह रहा है कि अब इस लड़की की जो छाया की लंबाई है उसको क्या, मानो इसकी छाया यहाँ से बन रही है यहाँ तक, तो ये छाया हो गई लड़की की, इसको हम मान लेते हैं x मीटर या x सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में, तो हमने ये भी सेंटीमीटर में मान ली बच्चों, है ना। यहाँ पर लिख देंगे माना लड़की की छाया की लंबाई एक सेंटीमीटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे जिस मेथड से सवाल होगा वो मेथड समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ABE और ACD। ये दोनों ट्रायंगल में देखिए बच्चों, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD में, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम पहले वो देखेंगे। ये कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि लड़की जमीन के ऊपर सीधी खड़ी है, तो कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री। खंभा भी जमीन के ऊपर सीधा खड़ा हुआ होगा, है ना, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। दूसरी बात, इस कोण की अगर बात करें तो ये इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल दोनों में कॉमन है ना। तो हमारे पास दो कोण देखो बराबर हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण EAB, कोण EAB इज इक्वल टू कोण DAC। ठीक है भाई, फिर से आ जाओ यहाँ पे, EBA, कोण EBA बराबर कोण DCA। तो यहाँ पे दोनों दो कोण बराबर हो गए, इसके इन दोनों ट्रायंगल के आपस में दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ लिखोगे AA समरूपता की कसौटी से, तो समरूपता की हमने कसौटियां पढ़ रही हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ABE सिमिलर होगा किसके, त्रिभुज ACD के। सिमिलर का मतलब समरूप। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज समरूपता ही यहाँ पे काम में हमारे आएगी। अब जब दोनों ट्रायंगल समरूप होते हैं तो हमें पता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ लिखेंगे हम समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और लिखने का तरीका भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, यहाँ पे फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, सभी बच्चे इसको समझ लें, क्योंकि ये हर जगह हमारे काम में आने वाला है। जो एंगल बराबर होता है बच्चों ट्रायंगल्स में, जैसे हमें ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके, दोनों सिमिलर होगा, तो ये जो तीसरा एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर हो गए, है ना, त्रिभुज सिमिलर हो गए तो आपस में तीनों कोण बराबर होंगे इसके। तो जो कोण बराबर होते हैं उसके सामने वाली भुजा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे इन दोनों ट्रायंगल में ये कोण कॉमन है, तो इसके सामने की भुजा छोटे ट्रायंगल में ये है और बड़े ट्रायंगल में ये है ना। तो समानुपाती लिखने का मतलब बटे में लिखते हैं भुजाओं को। जैसे एक बार मैं लिख के बता रहा हूं, कोण A के सम्मुख भुजा
और इसमें जैसे कोण के सम्मुख भुजा हमने लिखा BE, और बड़े ट्रायंगल में कोण के सम्मुख भुजा क्या है DC। तो ये अनुपात हुआ, भुजाओं का अनुपात, छोटे ट्रायंगल की भुजा बटे बड़े ट्रायंगल की भुजा, है ना बच्चों। इसको कोई जरूरी नहीं है कि हम छोटे ट्रायंगल की भुजा ऊपर लिखें, ये भी हम कर सकते हैं कि हम बड़े ट्रायंगल की ऊपर लिख लें और छोटे की नीचे। लेकिन जैसी भुजा हम ऊपर एक बार लिख देंगे, अगर छोटा जो ट्रायंगल है उसकी भुजाएं हमने ऊपर लिखी हैं, तो तीनों भुजाओं का रेशियो लिखने में छोटे ट्रायंगल की भुजाएं ऊपर आएंगी। और अगर हम बड़े ट्रायंगल की भुजाएं ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो जब तीनों भुजाओं का रेशियो हम लिखेंगे तो तीनों बार बड़े ट्रायंगल की जो भुजाएं हैं वो ऊपर आएंगी। ठीक है, तो हमने इसमें छोटे ट्रायंगल की भुजा ऊपर लिखी है। अब देखो दूसरा ये है, ये कोण इसके बराबर है, तो छोटे ट्रायंगल में इस कोण के सामने की भुजा क्या है AB, तो यहाँ पे बराबर AB लिखोगे। बड़े ट्रायंगल में इस कोण के सम्मुख भुजा क्या है AC, यहाँ पे हम AC लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक भुजा बची, ये समकोण है, ये समकोण, तो इसके सामने की भुजा AE, और इस ट्रायंगल में ये सामने की भुजा AD। ये हमने भुजाओं का रेशियो लिख दिया, समानुपाती भुजाएं लिख दी। छोटे ट्रायंगल की भुजाएं हर बार ऊपर आई हैं, बड़े ट्रायंगल की नीचे आई हैं। अब इस रेशियो को अगर आप पलट भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तब भी ये सेम ही रहने वाला है, सारे पलट जाएंगे। ये DC ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे AC ऊपर, यहाँ पे AD ऊपर। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे कि हमें किस किस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। हमें निकालनी है ये चीज, है ना। तो भाई हमें ये चीज दी हुई है, ये चीज पता है, ये चीज हमें निकालनी है, तो हमें इन दोनों भुजाओं के रेशियो की जरूरत है। तो हमें AE और AD वाला जो रेशियो है इसकी जरूरत नहीं है, इस वाले रेशियो की, तो इसको हम छोड़ देते हैं बच्चों। हम ये दोनों रेशियो से काम चलाएंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं BE बटे DC बराबर AB, और AC को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ देंगे, AB प्लस BC। ठीक है, अब BE का मान रख दो, BE का मान है 90 सेंटीमीटर। DC ये है, देखो हमने निकाला था 360 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 360 सेंटीमीटर बराबर AB हमने मान रखा बच्चों X, तो यहाँ पे X, और AB का मान X है, BC का मान है 480। ठीक है, ये हमने रख दिया। 90 से कट जाएगा 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे अब, तो ये हो जाएगा 4x बराबर x प्लस 480। इधर ले आओ इसको, तो 4x माइनस x बराबर 480। 4x में से एक x निकालोगे तो बचेगा 3x बराबर 480। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 480 अपॉन 3 से कट जाएगा ये, 3 कम 3, 3 6 18 160। तो ये आ गया हमारे पास 160 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x बराबर 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे लास्ट में, अतः लड़की की छाया की लंबाई 160 सेंटीमीटर या 1.60 मीटर, है ना। मीटर भी अंग्रेजी में लिख दो, होगी। तो इस प्रकार ये सवाल हम कर सकते हैं बच्चों। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। समरूपता के ऊपर आधारित सवाल है, समरूपता की कसौटी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, उसके बिना सवाल नहीं हो सकता। तो अगर इस सवाल पे कोई भी दिक्कत आपको हो तो वीडियो दोबारा देख लें,
फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप उतारिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। ये कह रहा है कि यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये सवाल थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है बच्चों। तो समझेंगे इस सवाल को ध्यानपूर्वक, है ना। तो जो टंकी है बेलनाकार, टंकी का व्यास हमें दे रखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेलनाकार टंकी का व्यास व्यास को हम लिखते हैं 2r से। तो जो व्यास दे रखा हमको वो व्यास लिख लेते हैं 10 मीटर व्यास है। तो त्रिज्या निकल जाएगी, टंकी की त्रिज्या निकाल लो, यहाँ लिख लो बेलनाकार त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 10 बटे 2 मीटर बराबर 5 मीटर, ठीक है। 2 से कट जाएगा 5 बार। इसके बाद कह रहा है 2 मीटर गहरी है, तो टंकी की गहराई यहाँ पर लिख देते हैं, टंकी की गहराई या ऊंचाई, बात एक ही है बच्चों। इसको एल भी लिख सकते हैं या एच भी लिख सकते हैं। ये दे रखी है हमें 2 मीटर। तो टंकी का आयतन निकल जाएगा भाई, टंकी में कितना पानी आएगा, पहले हमें टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा, है ना। तो टंकी बेलनाकार है, तो बेलनाकार टंकी का आयतन निकाल लेंगे यहाँ पे। बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अभी पाई दूसरी तरफ भी आने वाला बच्चों, है ना। दोनों इसमें आयतन इक्विवेलेंट रखे जाते हैं, है ना। एक तरफ भी आयतन, दूसरी तरफ भी आयतन, तो दोनों आयतन में पाई आने वाला है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है वहाँ पे, इसलिए हम पाई का मान नहीं रखेंगे। आर का मान हम रख देंगे 5 गुणा 5 और एच का मान 2, है ना। इतने मीटर की पावर 3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 दूनी 50 पाई मीटर की पावर 3। ये हमने बेलनाकार टंकी का आयतन निकाल लिया। अब देखो इसने आगे क्या कहा है, इसने कहा है कि अब इसको एक पाइप से जोड़ा जा रहा है जो 20 सेमी इसकी त्रिज्या है, टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा। अब इस टंकी को हम पाइप से जोड़ रहे हैं, तो पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है, पाइप का
आंतरिक व्यास, व्यास को मानते हैं 2r, वो हमको दे रखा है बच्चों 20 सेमी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर, 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकाल लेंगे हम पाइप की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या हम निकालेंगे, त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी यानी कि r, तो 1/2 गुणा 1/5 मीटर, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/10 मीटर, है ना इसकी त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या तो पता लग गई। दूसरी चीज ये कह रहा है, देखो यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, पानी की चाल यहां पे दे रखी है, वो हमको दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखो बच्चों, पाइप कैसा होगा, बेलन के आकार का, तो बेलन का व्यास तो दे रखा है, इस वजह से हमें त्रिज्या पता लग गई। एच नहीं दे रखा हमें, अगर एच हमें पता लग जाए तो हम इसका भी आयतन निकाल सकते हैं इस पानी का। तो ये जो बच्चों चाल दी हुई होती है, ये चाल को हम लेंथ बनाना है इसको, है ना। देखो यहाँ पे मीटर है, तो इस चाल को भी मीटर प्रति मिनट में बदल लेंगे। यहाँ पे मीटर है तो मीटर में बदलेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करते हम। तो इसको ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 गुणा किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000, और घंटे को बदलोगे मिनट में तो 60, इतने मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट में बदल दिया हमने। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 2 और 2 से ये कट जाएगा 50। तो ये बच्चों चाल आ गई 50 मीटर प्रति मिनट। अब हमें ये पता लग रहा है कि 1 मिनट में 50 मीटर पानी आगे को जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये कोई पाइप है, 1 मिनट में मान ली यहाँ से मिनट स्टार्ट किया तो क्या होगा, 50 मीटर आगे जा रहा है, 50 मीटर यहाँ तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक मान लो 50 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये h बन जाएगी या l। ठीक है, तो हम l की जगह क्या रखेंगे, 50 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट में कितना जा रहा है, 50 मीटर। अब देखो, पानी 1 मिनट में विस्थापित पानी का आयतन निकाल लो। 1 मिनट में विस्थापित पानी का आयतन, भाई बेलनाकार ही है पाइप, कैसा बेलनाकार, 1 मिनट में कितना पानी विस्थापित होगा, πr²। पाई का मान ऐसे रहने देंगे, आर का मान हमको पता है 1/10 गुणा 1/10, और h यानी कि l, लेंथ हमने कितनी निकाली यहाँ से भी 50 मीटर। 1 मिनट में कितनी मीटर जा रही है, 50 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50, है ना। तो ये 1 मिनट में विस्थापित पानी का आयतन आ गया, इतने मीटर की पावर 3। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, दोनों आयतन बराबर होंगे, क्योंकि 1 मिनट में ये भर रहा, मान लीजिए टंकी n मिनट में भरती है ना भाई, 1 मिनट में इतना पानी जा रहा है और टंकी का आयतन हमने ये निकाल लिया। तो मान लीजिए जितने मिनट में टंकी भरेगी तो ये आयतन और वो आयतन बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे सपोज करिए कि n मिनट तक चलता है इतना मीटर क्यूब पानी, तो n मिनट में टंकी फुल हो गई, तो दोनों आयतन बराबर होंगे। यहाँ पे लिखोगे आप n मिनट में विस्थापित पानी का आयतन
बराबर टंकी का आयतन। दोनों आयतन बराबर हो जाएंगे तो n मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में जितना हो रहा है उसमें n से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट में कितना हो रहा है, ये n गुणा पाई गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा 50। और इधर कितना था, ये जो आयतन है 50 पाई, 50 पाई दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो 50 पाई से 50 पाई पूरा कैंसिल, ये हो जाएगा n गुणा 1/100 बराबर 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 100 इधर पहुंच जाएगा, तो n बराबर 100 मिनट। यानी कि बच्चों ये टंकी जो है 100 मिनट में पूरी भर जाएगी। देखो यहाँ पे समय हमने मीटर प्रति मिनट में निकाला था, इसलिए यहाँ पे भी मिनट में आया है ना। यहाँ पे घंटे में होता तो यहाँ पे भी घंटे में आता। इसको आप चाहो तो घंटे में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मिनट में भी लेके आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा, तो इसको नोट करिए आप। चलिए इसको हटाते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट सवाल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 30 है, उसका हल देखेंगे। यहाँ पे हमको देखो कह रहा कक्षा 10 के 60 छात्रों के गणित में प्राप्तांक नीचे सारणी में दिए गए हैं, प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो टेबल बनी हुई है भाई, बहुलक की टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल और नीचे इसने लिखा है प्राप्तांक। ये प्राप्तांक है ना। इसके बाद छात्र संख्या, यहाँ पे हम लिखेंगे छात्र संख्या। तो ये टेबल बना लेते हैं जो इसने दी हुई है। बच्चों ये सवाल आया बहुलक का। बहुलक में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है। 0 से 10, ये है 6, 10 से 20, इसके ऊपर दिया है 14, फिर 20 से 30, फिर दिया है 10, 30 से 40, फिर दिया है 15, 40 से 50, फिर दिया है 5 और 50 से 60, इस पे हमें दिया है 10 फिर से। ठीक है, ये हमने टेबल यहाँ पे बना दी पूरी, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है छात्रों। ये टेबल बन गई। अब इसमें कह रहा है कि प्राप्तांकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक हमें पता है, अगर हम अवर्गीकृत आंकड़ों का निकाल रहे होते तो हमें पता है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक हो जाता है ना। यहाँ पे हैं वर्गीकृत आंकड़े, तो वर्गीकृत आंकड़ों में भी बच्चों वही चीज़ है। हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा छात्र संख्या, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किस के सामने लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा अंक इसमें देखो ये है, और ये किसके सामने है, 30 से 40 के सामने ये। तो ये जो हमारा वर्ग है बच्चों, ये बहुलांक वर्ग है। क्या बोलेंगे इसको, बहुलांक वर्ग। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बहुलांक वर्ग। ये बहुलांक वर्ग है, 30 से 40 वाला जो वर्ग है इसके अंदर बहुलक है, यानी कि सबसे अधिक जो मान है 15, तो 30 से 40 में आया है। तो सीधा सीधा बहुलक का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। बहुलक क्या होता है,
बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F माइनस F0 बटे 2F माइनस F0 माइनस F1, है ना। अब ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसमें इनके मान मैं आपको बता देता हूँ। L जो है बच्चों, यहाँ पे H से मल्टीप्लाई और होती है H, ठीक है। और ये फॉर्मूला पूरा हो गया। तो यहाँ पे इनके बेसिक जो मान है वो मैं लिख देता हूँ। L क्या है, बहुलांक वर्ग की निम्न सीमा, है ना। जो बहुलांक वर्ग है, जैसे ये बहुलांक वर्ग है 30 से 40, तो इसकी निम्न सीमा क्या होगी, ये 30, है ना। उच्च सीमा क्या होगी 40, तो L का मान कितना हो गया यहाँ पे 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, ठीक है। उसके बाद F, ये है बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, बहुलांक वर्ग की आवृत्ति। तो बहुलांक वर्ग की आवृत्ति, जो बहुलक वर्ग है उसकी आवृत्ति कितनी है, 15। तो F का मान क्या होगा बच्चों यहाँ पे 15। इसके बाद F0 का मान क्या होगा, ये भी देखो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुलांक वर्ग से निम्न वर्ग की आवृत्ति। बहुलांक वर्ग से निम्न वर्ग, याद रखना, बहुलांक वर्ग ये है, इससे निम्न वर्ग, निम्न वर्ग का मतलब ये देखो, ये 30 से 40 है, इससे छोटा वर्ग क्या है 20 से 30। कई बार हमें क्या होता है बच्चों कि ये आंकड़े हमें उल्टे लिखे मिलते हैं। जैसे यहाँ पे होता 50 से 60, फिर होता 50 से 40 से 50, ऐसे उल्टे होते, मतलब ये चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ होती। तब हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि भाई इससे पहला वाला ये F0 का जो मान है इससे पहला वाला होता है, लेकिन वो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर ये आंकड़े बढ़ते क्रम में है तब तो ये वाला होगा निम्न वर्ग, लेकिन अगर ये उल्टे होते तो ये वाला होता निम्न वर्ग, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ से बहुलांक वर्ग से निम्न वर्ग, यानी ये 30 से 40 से निम्न वर्ग क्या है 20 से 30, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मान इसका बच्चों 10। इसके बाद देखो F1 क्या है, बहुलांक वर्ग से, बहुलांक वर्ग से उच्च वर्ग की आवृत्ति। अब बहुलांक वर्ग से उच्च वर्ग यानी कि 30 से 40 है, तो इससे बड़ा वर्ग जो है 40 से 50, ठीक है। जब ये आंकड़े उल्टे होंगे तो ये इधर होगा, अभी सीधे हैं तो इधर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। उच्च वर्ग 40 से 50, ये कितनी है 5, तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 5। H है वर्गांतर की चौड़ाई, वर्गांतर की चौड़ाई। तो वर्गांतर की चौड़ाई क्या होती है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर दो। यहाँ पे देखो उच्च सीमा 40 है, निम्न सीमा 30 है, तो 40 माइनस 30 आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा, ठीक है। अब सारे मान हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे ना, फॉर्मूले में रख देंगे। तो बहुलक क्या हो जाएगा, देखो L का मान हमने निकाल लिया, कितना है 30, तो यहाँ 30 हो गया। 30 प्लस F का मान कितना बच्चों यहाँ से 15, माइनस F0 का मान है 10, है ना। नीचे क्या है 2F, 2 गुणा F का मान है 15, माइनस F0 का मान कितना है 10, माइनस F1 का मान कितना है 5, और गुणा H का मान कितना है 10। तो ये हमने फॉर्मूले में मान लगा दिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस
15 में से 10 गए 5, ये कितना हुआ 30 माइनस 10 और 5 15 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5 गुणा इस 10 को इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी बटे 30 में से 15 गए तो 15, 5 से इसे काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से इसे काटेंगे 3 तिया 9, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 3.33, ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 33.33 बहुलक, है ना। तो ये हमारा बहुलक आ गया। देखो कितना सिंपल सवाल है, कुछ टेबल नहीं बनानी, टेबल बना के दी हुई होती है। बस अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से याद है तो हम सीधा फॉर्मूले में जैसे ही मान लगाएंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 33.33। ठीक है, तो इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।